मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी स्थल में। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, आपके दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस सेट की आज शुरुआत कर रहे हैं, जो आज इस पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, तो वो जो क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, सूर्य को कितना समय लगता है। तो ऑप्शन जो है वो क्या क्या है, सबसे पहला है 2.5 करोड़, दूसरा है 15 करोड़ वर्ष, तीसरा है 25 करोड़ वर्ष और चौथा है 50 करोड़ वर्ष। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जो आकाशगंगा है उसका जो सेंटर है उसको चारों तरफ सूर्य को घूमने में कितना समय लगता है, मतलब एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लगता है। इस तरह से ये समझ लो कि अगर शादी हो रही है तो बीच में जो आग जल रही है उसके चारों तरफ जो फेरे पड़ेगा, एक फेरा जो कंप्लीट होगा उसे पड़ने में कितना टाइम लगता है। तो ये जो फेरा है ये किसका है, सूर्य का है। ठीक है, अब इसमें जो बात आता है इसका आंसर वो कौन सा है, तो भैया 25 करोड़ वर्ष है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र का जो एक चक्कर लगाता है या एक राउंड जो कंप्लीट करता है वो कितने वर्ष में कंप्लीट करता है, तो 25 करोड़ वर्ष में करता है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें आकाशगंगा, जो हमारी जो आकाशगंगा है उसका क्या नाम है, इसमें बात हुई है आकाशगंगा की। ठीक है, तो हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का क्या नाम है, तो उस आकाशगंगा का नाम है आपका मंदाकिनी। क्या है, मंदाकिनी। ठीक, दूसरा नाम क्या है इसका, दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। अब ये जो दुग्ध मेखला है ये नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इंग्लिश में इस मंदाकिनी को क्या बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपका मिल्की वे। मिल्की वे, जिसकी वजह से इसे हिंदी में एक और नाम पड़ गया इसका, जिसे हम क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला। ठीक, अब हमारे आकाशगंगा के जो सबसे करीबी आकाशगंगा है, हमारी जो अपनी आकाशगंगा है जिसमें हम रहते हैं, हमारी जो सबसे करीबी आकाशगंगा है, करीबी, वो कौन सी है, तो वो है देवयानी। देवयानी कौन सी है, देवयानी है। जब सास से लड़ाई हो तो जिठानी देवरानी एक साथ हो जाती हैं, तो उस टाइम जिठानी की जो सबसे ज्यादा क्लोज होती है वो कौन होती है, देवरानी होती है। तो जो आकाशगंगा है उसके सबसे क्लोज कौन होगी, देवयानी आकाशगंगा होगी। ठीक है, अब ये जो आकाशगंगा है इसमें अगर हम बात करें कि आकाशगंगा का आकार कैसा है, हमारी जो आकाशगंगा है जब हम उसके आकार की बात करते हैं तो आकार कैसा है इसका, वो है सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार है, आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। ठीक है, आकार सर्पिलाकार होगा। ठीक, और इसी आकाशगंगा में जो सूर्य चक्कर लगाता है उस सूर्य का भी क्या है, अपना एक सौर परिवार है। उस सूर्य का भी क्या है, सौर परिवार है। अब वो जो सौर परिवार है उस सौर परिवार में कितने सदस्य हैं, बात तो ये भी आती है कि उस सौर परिवार में कितने सदस्य हैं। तो उस सौर परिवार के जब हम बात करते हैं सदस्यों की, सौर परिवार, ठीक, तो सौर परिवार में मुखिया कौन है आपका, सूर्य है। ठीक, मुखिया कौन है, सूर्य है। इसके चारों तरफ जो ग्रह घूमते हैं वो कितने हैं, तो 8 ग्रह हैं। कितने हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रह में कौन कौन से हैं, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, आपका अरुण है और एक वरुण है। तो कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह, और ये दूरी के हिसाब से है।
जो सूर्य के सबसे करीब है वो कौन सा है? बुध है। दूसरे नंबर पर शुक्र है, तीसरे पर पृथ्वी है, चौथे पर मंगल है। इन तीनों ग्रह को हम क्या चारों ग्रहों को हम किसके नाम से जानते हैं? तो आंतरिक ग्रहों के नाम से जानते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रहों के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? तो एक और अभी पैट में अभी जल्दी में क्वेश्चन पूछा गया था कि आंतरिक सौर मंडल, आंतरिक सौर मंडल। तो आंतरिक सौर मंडल भी किसके ना कौन है? तो ये जो 4 ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह जो है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक सौर मंडल बोलते हैं। ठीक है, ये जो बाहर के 4 ग्रह हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह बोलते हैं। लेकिन 2006 से पहले, कब से पहले? 2006 से पहले इनकी संख्या होती थी 9, लेकिन वर्तमान में कितनी है? जब वर्तमान में हम बात करते हैं तो कितनी है? 8 है। एक कब हुई? तो 2006 में कितनी हो गई? ये 8 हो गई थी। तो कम हुई तो IAU का एक सम्मेलन हुआ था, IAU का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में ग्रहों की डेफिनेशन बताई गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्लूटो था, जो आपका यम था, इसे ग्रहों की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया और इसे क्या बना दिया गया? तो इसे बना दिया गया आपका बौना ग्रह। क्या बना दिया गया? बौना ग्रह। ठीक भैया, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरणों को कम करती है? ये जो पराबैंगनी विकिरण है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, या इन्हें हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में यूवी रेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है कि जो सूर्य की धूप आती है पृथ्वी तक, तो उसमें जो पाई जाने वाली किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, तो उन्हें कौन रोकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड रोकती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या ऑक्सीजन? तो उन्हें जो फिल्टर करके भेजता है पृथ्वी पर, वो कौन भेजती है? तो वो भेजती है आपकी ओजोन गैस। कौन भेजेगी? ओजोन गैस भेजेगी। और जब हम ओजोन गैस की बात करते हैं, ओजोन गैस, तो इसका फॉर्मूला क्या है? O3। मतलब ऑक्सीजन के जो 3 मॉलिक्यूल हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? ओजोन बनाते हैं। ठीक है, ये जो ओजोन है जिस मंडल में पाई जाती है उसका दूसरा नाम क्या है? ओजोन मंडल भी है। ओजोन मंडल भी है। अब बात आती है कि पाई कौन से मंडल में जाती है? बात तो ये भी आती है। तो पाई कौन से मंडल में जाती है? जब पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले जो मंडल पड़ेगा कौन सा पड़ेगा? क्षोभ पड़ेगा। और दूसरा जो पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा? समताप पड़ेगा। तो ये जो ओजोन पाई जाती है समताप मंडल में ही पाई जाती है। और कहां से कहां तक पाई जाती है? 30 से लेकर 35 किलोमीटर तक सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है इसकी। ठीक है, सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जाएगी ओजोन की, वो कहां तक पाई जाएगी? तो 30 से लेकर 35 किलोमीटर तक पाई जाएगी। ठीक, अब ये जो ओजोन मंडल है, ये जो जहां ओजोन की परत पाई जाती है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। अब इस ओजोन की जो परत की जो मोटाई है, अगर हम इस ओजोन परत की मोटाई की बात करें, परत की जो उसकी मोटाई हम नापते हैं, तो वो जो नापते हैं मोटाई, उसकी इकाई क्या है? इकाई, वो क्या है उसकी इकाई? तो इकाई है उसकी डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन, या बहुत सी जगह डप्सन भी लिखा हुआ है। क्या? डप्सन। ठीक है, इकाई जो होगी डप्सन होगी। अब ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये भी ABC कैटेगरी की आती हैं, मतलब कुछ नैनोमीटर से कुछ नैनोमीटर तक आती हैं। तो ये जो ओजोन परत है स्पेशली, ये कितने डिग्री की, कितने नैनोमीटर तक की किरणों को रोकती है? तो ये 200 नैनोमीटर से लेकर कहां तक? तो 310 नैनोमीटर तक कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रोकने का मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक और इस ओजोन मंडल में, मतलब इस ओजोन की जो परत है, इसमें एक छिद्र पाया गया था। तो छिद्र कहां पाया गया? अंटार्कटिक के ऊपर पाया गया था। ठीक, जबकि हम जब दूसरी गैस की बात करते हैं, कौन सी है? तो
कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो कहां पर होती है इससे सबसे ज्यादा, तो ये सबसे ज्यादा किस लिए हानिकारक है, तो ये है आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए। किस लिए हानिकारक है सबसे ज्यादा, तो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है सबसे ज्यादा वो किसकी वजह से होती है, तो CO2 की वजह से होती है। CO2 की वजह से क्यों होती है, क्योंकि ये किस चीज को एब्जॉर्ब कर लेती है, ये आपकी कर लेती है हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। पृथ्वी पर दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है हमारे वायुमंडल में, तो ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा जो दूसरी गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन है। अब जब हमने ओजोन परत की बात करी, तो इस ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस हैं, कि जो ओजोन परत है उसका जो हिरास करती हैं, उसका जो क्षरण करती हैं, वो कौन सी गैसें हैं, इसको इफेक्ट करने वाली, ये इफेक्ट किसकी वजह से होती है, तो इसमें सबसे पहले चीज आती है CFC, इसे हम बोलते हैं फेरॉन। ठीक है, फ्यूरॉन। अब ये जो फ्यूरॉन है, इसी को CFC को हम क्या बोलते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक। दूसरी जो चीज है वो कौन सी है, तो वो है आपकी NO2। तीसरी है आपकी SO2। कौन सी है, तो SO2 भी है। पेंट के जो डिब्बे होते हैं, जब हम उन्हें जलाते हैं तो उससे निकलने वाली गैस भी किसको हार्म पहुंचाती है, तो ओजोन परत को पहुंचाती है। तो ओजोन परत का इन सब की वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा क्षरण होता है, या ओजोन परत का सबसे ज्यादा क्या होता है, ह्रास होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत आंतरिक परत कोर है, जिसकी त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर है, तो ये आंतरिक परत कोर है जिसकी त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर है। ठीक है, त्रिज्या जो पूछ रहा है वो किसकी पूछ रहा है, तो पृथ्वी की पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिक्कत हो गई है थोड़ी सी। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6371 किलोमीटर। कितनी है, 6371 किलोमीटर। ठीक, कुछ ऐसी मतलब कुछ बुकों में भी कितनी है, तो 6370 किलोमीटर भी है, तो दोनों सही है। ठीक। जब पृथ्वी के आंतरिक परत की बात करिए तो वो कौन सी है, कोर है। अब ये जो कोर है, इसके जो सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति थे इसके बारे में, तो इसके बारे में किसने बताया, 1936 में बताया। और किसने बताया, तो लेहमन ने बताया। किसने, लेहमन ने। जब हम कोर की बात करते हैं तो पृथ्वी की जो आंतरिक हिस्सा है वो कोर है, बिल्कुल सही है। इस कोर को भी कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहली कोर है वो कौन सी है, इनर कोर है, इनर कोर। और जो दूसरे नंबर की है वो कौन सी है, तो आउटर कोर है, आउटर कोर। ठीक। अब ये जो इनर कोर और आउटर कोर जो है, ये बनी हुई किसकी होती हैं, तो नीफे की बनी हुई होती हैं। किसकी, नीफे की। निकिल और फेरस की बनी होती है, निकिल और लोहे की बनी हुई होती है। लेकिन जब बात आती है कि ये जो इनर कोर और आउटर कोर में बांटी गई, तो एक इन्हें बांटने वाला व्यक्ति कौन था, लेहमन था। ठीक। जहां पर इनकी दोनों की कुछ कंडीशंस अलग होने लगती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, असंबंधता बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है। तो जहां से ये अलग अलग होती हैं, इनर कोर, आंतरिक कोर और बाह्य कोर, तो उस जगह को हम किसके नाम से जानते हैं, तो लेहमन असंबंधता के नाम से जानते हैं। लेहमन असंबंधता, लेहमन असंबंधता के नाम से जानते हैं। ठीक है भैया। वैसे जो कोर, जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में कितनी परतें पाई जाती हैं, तो 3 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, तो पहली है क्रस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं, भूपर्पटी। दूसरी है
तो वो कौन सी है? मेंटल है। तीसरी है तो वो कौन सी है? कोर है। कोर को भी दो भागों में बांटते हैं, मैंने बता दिया कौन कौन सी, इनर कोर और आउटर कोर, मतलब आंतरिक कोर और बाह्य कोर। जब हम बात करते हैं मेंटल की, तो मेंटल को भी दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से बांटते हैं? तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल। जब हम क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा जाता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या है कि मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप में या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? पूरी तरह अलग किए गए समुद्री विस्तार को क्या कहते हैं? खाड़ी बोलते हैं क्या? चलो पहले ऑप्शन की बात करते हैं। जब हम खाड़ी की बात करते हैं तो खाड़ी को इंग्लिश में दो वर्डों के नाम से जाना जाता है। एक तो किस के नाम से, एक तो जाना जाता है गल्फ के नाम से, दूसरा जाना जाता है किसके नाम से? तो बे के नाम से। एक गल्फ और एक बे। जब हम भारत में बात करते हैं तो जितनी बे कितनी है? तो केवल एक है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? बे ऑफ बंगाल के नाम से। जबकि हम गल्फ की बात करते हैं तो भारत में कई गल्फ हैं, जिसे हम जैसे गल्फ ऑफ खंबात है। दूसरे की बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ कच्छ है। तो बहुत सारी गल्फ हैं। तो खाड़ी क्या होता है? स्पेशली खाड़ी की जब हम बात करते हैं तो खाड़ी क्या है कि जब कोई समुद्र या जब कोई जल का ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से किस चीज के से घिरा हुआ हो? स्थल से घिरा हुआ हो। जब कोई समुद्र तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। तो ये समुद्र से अलग नहीं होती है, ये समुद्र का वो हिस्सा होता है जो क्या होता है? आपके तीन तरफ से समुद्र स्थल खंड से घिरा हुआ होता है। ठीक है भैया। जब हम दूसरे की बात करते हैं जल संयोजक, तो जल संयोजक और जल डमरू मध्य दोनों एक ही है। जल संयोजक और जल डमरू मध्य का मतलब क्या है? एक है, जिसे आपने सुना होगा जल संधि के नाम से। जल संधि। तो ये जो जल संधि है इसी को जल डमरू मध्य भी बोल देते हैं और इसी को जल संयोजक भी बोल देते हैं। अब ये जो जल डमरू मध्य है या जल संयोजक है, ये क्या होते हैं? चलो देखते हैं भाई। जब हम भारत के नक्शे की बात करते हैं तो यहां पर श्रीलंका, ये हिस्सा है श्रीलंका का। ठीक है, यहां पर क्या है? तो यहां पर मन्नार की खाड़ी है, मतलब गल्फ ऑफ मन्नार है। और इधर क्या है? तो बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल है। ठीक, इधर भी जल है और इधर भी जल है। तो ये बीच का छोटा सा जो संकीर्ण पट्टी है एक, मतलब ये बीच का छोटा सा क्षेत्र है जल निकलने का, ये क्या करता है कि इस वाले जल को भी और इस वाले जल को भी दोनों को मिलाता है। दोनों जलों का आपस में संबंध है इसका। ठीक, अब एक तरह से ऐसा समझ लो कि अगर किसी की शादी से पहले ना बनती हो और उसके शादी के बाद क्या हो जाए? बच्चा हो जाए, तो उन दोनों का प्यार की जो डोर है वो कहाँ है? उस बच्चे में है। ठीक, तो उस बच्चे से दोनों बंधे हुए हैं। अब उन दोनों को जो मिलाने का काम करा है वो किसने करा है? बच्चे ने करा है। या दूसरा बेस्ट एग्जांपल जो है, आपने गांव में कहावत भी सुनी होगी कि अगर दादा मतलब बाप अपने बेटे से रूठ जाए तो उन दोनों में जो प्यार द्वारा से ला सकता है वो कौन ला सकता है? बेटा ला सकता है, मतलब उनका पोता ला सकता है। जब पोता या पोती किसी के हो जाती है तो दादा का मन भी उसमें चला जाता है बहुत ज्यादा। ठीक,
तो अब उन बाप बेटे के मध्य जो प्यार का जो संबंध बनाया है वो किसने बनाया है? उस पोते ने बनाया है। तो ये उस पोते या पोती की तरह है। बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार में क्या बना रहा है? संबंध बना रहा है। पानी के जो क्षेत्र इन दोनों का आपस में जोड़ रहा है। तो जल डमरू या जल संधि या जल संयोजक क्या करते हैं कि दो बड़ी जल राशियों को ये आपस में मिलाते हैं। ठीक, जल संधि, जल की संधि जो होती है उसमें क्या होता है कि जो दो जल हैं वो आपस में आकर जुड़ रहे हैं, जो जल के हिस्से हैं। दूसरा हम कह सकते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि जल को जोड़ता है या जल को मिलाता है, जोड़ता है या मिलाता है। ठीक, जैसे आप आसान भाषा में समझो इसलिए वो है, वरना वैसे क्या है कि जल को मिलाना। ठीक है, दूसरे की जब हम बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा इसका मतलब क्या हो सकता है कि दो स्थल खंडों को अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। अब कौन कौन से दो स्थल खंडों को अलग कर रहा है? तो एक तो श्रीलंका को अलग कर रहा है, ऊपर भारत को अलग कर रहा है, या इंडिया को अलग कर रहा है। तो ये होगा क्या? नहीं है। ठीक, अब बात आती है तो फिर इसका ऑप्शन है कौन सा सही है? तो जब हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐसा क्षेत्र जो समुद्र क्या हुआ, पूरा अलग हो गया, समुद्र का विस्तार अलग हो गया। तो इसमें एक ऑप्शन बताया है लैगून। अब ये जो लैगून है यही क्या क्षेत्र होते हैं? समुद्र के वो क्षेत्र होते हैं जिनका कनेक्शन कभी पहले समुद्र से था लेकिन अब वो स्थल खंड की तरफ चले गए और समुद्र से उनका कनेक्शन टूट गया। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? दूसरी भाषा में लैगून, झीलें बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है कि पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? लैगून, झीलें कहते हैं। अब भारत में जो लैगून झीलें हैं उसमें सबसे बड़ी जो तटीय झील है वो कौन सी है? तो चिल्का झील है। चिल्का झील जो कहां पड़ेगी? उड़ीसा में पड़ेगी। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, तो वो भी कैसी है? लैगून झील है। ठीक, केरल में लैगून झीलें पाई जाती हैं। केरल में, तो केरल में कौन सी है? अष्टमुड्डी है, वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील जो है वो भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, प्लस केरल की सबसे बड़ी झील है। ठीक भैया, चलो अच्छा, अगर हम इसकी आकृति की बात करें कैसे होता है, मान के चलो ये क्या है? भारत का तटीय क्षेत्र है। अब इसी तटीय क्षेत्र में मैंने यहां से हल्का सा क्षेत्र जूम करके निकाला तो ये कुछ ऐसे निकलेगा, कुछ ऐसे। अब हुआ क्या कि यहां भी समुद्र का पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन समुद्र की जो लहरें आती हैं वो उन्होंने धीरे धीरे क्या करा, यहां पे एक दीवार सी लगा दी। और कुछ समय तक तो ऐसा रहा कि यहां से रास्ता था थोड़ा बहुत, लेकिन वो कुछ समय बाद वो रास्ता भी बंद हो गया। तो जो अंदर वाला समुद्र का विस्तार है वो क्या हो गया? बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, तो यही क्या होती है? लैगून झीलें होती हैं। ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब, पर्वतों की ऊंचाई, हवा की गति या भूकंप की तीव्रता। देखो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है कि ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? वायुमंडल दाब की जब हम बात करते हैं तो इसे किससे नापते हैं? तो बैरोमीटर से नापते हैं, बैरोमीटर। जब हम पर्वतों की ऊंचाई की बात करते हैं तो इसे अल्टीमीटर से नापते हैं, अल्टीमीटर। भूकंप की बात करें तो इसे किससे नापते हैं? रिक्टर स्केल से नापते हैं, रिक्टर स्केल से। और रिक्टर स्केल जब भूकंप की तीव्रता को बताता है तो एक ग्राफ तैयार करता है उसकी तरंगों का, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? सिस्मोग्राफ के नाम से भी जानते हैं, सिस्मोग्राफ। तो ये है कि अल्टीमीटर है, बैरीमीटर है और क्या है? रिक्टर स्केल है या फिर सिस्मोग्राफ है।
अब बच्चा कौन सा आपका, एक बचा हवा की गति, जबकि आपने पढ़ा होगा कि हवा की गति को हम किससे नापते हैं, तो एनीमोमीटर से नापते हैं, एनीमोमीटर से नापते हैं। अब 4 ऑप्शन तो सही हो गए। तो फिर ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापते हैं, तो ब्यूफोर्ट स्केल से भी हम क्या मापते हैं, हवा की गति को ही मापते हैं। ठीक है, तो जो ब्यूफोर्ट स्केल है उससे हम क्या मापेंगे, हवा की गति को ही मापते हैं, जबकि हवा की गति को एनीमोमीटर के थ्रू भी मापा जाता है। ठीक भैया, अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है भैया, ठीक है ना, ये थोड़ा गलत कर दिया मैंने, उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, जब हम नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, इसके बारे में चलो पहले पढ़ते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ का, तो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध क्या है आपका राष्ट्रीय उद्यान है। जब हम हेमिस की बात करते हैं तो हेमिस पहले कहाँ था, J&K में था, लेकिन जब हम वर्तमान की बात करते हैं इसकी, तो ये वर्तमान में कहाँ पाया जाएगा आपके, ये पाया जाएगा आपके लद्दाख में। कहाँ पाया जाएगा भैया, लद्दाख में। वर्तमान में जो है वो कहाँ है, लद्दाख में, लेकिन पहले कहाँ था, तो पहले था ये कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में, हेमिस। दूसरी बात कि भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क यदि कोई है तो वो कौन सा है, हेमिस है। भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है, हेमिस है। प्लस इसके साथ साथ और क्या विशेषता है इसकी, तो ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हम कह सकते हैं क्या है, नेशनल पार्क है। ठीक, तो नामदफा कहां पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ेगा, पहले जम्मू कश्मीर में था, वर्तमान में कहां है, लद्दाख में है। प्लस भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यदि कोई है तो वो कौन सा है, हेमिस है। हिम तेंदुए के लिए जो क्या है, प्रसिद्ध है। जब हम बात करते हैं और ऑप्शन की, और ऑप्शन की, तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ेगा, तो आपका मणिपुर में पड़ेगा, मणिपुर में। और ये जो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, मणिपुर में एक और बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जिसे हम केबुल लामजाओ के नाम से जानते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कौन सी झील में है, तो लोकटक झील में है। कौन सी झील में, लोकटक झील में। और ये जो लोकटक झील है ये कहाँ है, ये जो लोकटक झील है ये कहाँ है, तो आपके मणिपुर में है। ठीक, अब बचा एक कि जो मध्य प्रदेश में स्थित है वो कौन सा है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक, जब हम मध्य प्रदेश के और अन्य की बात करते हैं तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश का है, जो क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जब दूसरे की हम बात करते हैं तो दूसरा पेच, इसका एक और इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा इसका तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, तीसरा इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान। चौथे की जब हम बात करते हैं तो पन्ना, इसका क्या है, एक और राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। ओंकारेश्वर भी क्या है, इसका एक इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, लेकिन जब हम पूरे एमपी में बात करते हैं तो टोटल कितने हैं, 12 हैं। तो उसमें 6 इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान।
ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? सबसे पहली बात तो यह कि ग्रेट बैरियर रीफ है क्या। जब हम ग्रेट बैरियर रीफ की बात करते हैं तो ये क्या होती हैं? मूंगा चट्टाने होती हैं। मूंगा चट्टाने तो क्या होती हैं? मूंगा चट्टाने होती हैं। एक जीव होता है जिसे हम बोलते हैं पिरवाल के नाम से, या मूंगा पिरवाल, या मूंगा कह दो, पिरवाल भित्ती के नाम से जाना जाता है। उससे निर्मित जो चट्टाने होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मूंगा चट्टाने बोलते हैं। पिरवाल जीव द्वारा बनाई गई समुद्र में चट्टाने क्या कहलाई जाती हैं? मूंगा चट्टाने कहलाई जाती हैं। और ये जो पिरवाल पाए जाते हैं ये हमेशा कहां पाए जाते हैं? कम गहरे समुद्र में कब पाए जाएंगे? कम गहरे समुद्र में। प्लस हमेशा कहां पाए जाएंगे? जहां पर गर्म समुद्र हो। मतलब क्या है इसका सीधा सीधा कि जहां पर गर्म जलधारा ज्यादातर चलती हैं वहां ये पाए जाएंगे। भारत में क्या कोई मूंगा चट्टानों के उदाहरण है? तो है। कौन सा है? अंडमान निकोबार में मूंगा क्षेत्र है, पिरवाल क्षेत्र है। लक्षद्वीप में पिरवाल क्षेत्र है। जबकि लक्षद्वीप के जो ज्यादातर द्वीप हैं वो बने हुए किस चीज के हैं? तो मूंगा चट्टानों के बने हुए हैं, पिरवाल द्वीप हैं वो। जब इसके अलावा हम और बात करते हैं तो जो आपका कच्छ का क्षेत्र है वहां पर है। इसके अलावा जो सुंदरबन वाला क्षेत्र है वहां पर पिरवाल पाए जाते हैं। तो भारत में पिरवाल के कितने क्षेत्र हैं? 4 क्षेत्र हैं। अंडमान, लक्षद्वीप, कच्छ और आपका डेल्टा कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है। लेकिन बात आती है कि इसमें से कहां पाए जाते हैं। अब ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये एक पर्वतनुमा है। मतलब अगर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कहां पर? पूर्व में। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में क्या पाई जाती है? आपकी ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, जो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बनी है। लगभग 1900 से 2000 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 1900 से 2000 किलोमीटर लंबी है। और लगभग 10 किलोमीटर क्या है? चौड़ी है। तो ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ ये कौन से देश के अंतर्गत आती है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आती है। ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है? एक आय का बहुत अच्छा स्रोत है। क्योंकि किस लिए फेमस है? टूरिज्म के लिए फेमस है। क्योंकि इस ग्रेट बैरियर रीफ का एक उपनाम है जो बहुत ज्यादा फेमस है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पानी का बगीचा के नाम से जानते हैं। क्या? तो पानी का बगीचा। क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी, बहुत रंगीन बिरंगी क्या मिलती हैं? मछलियां मिलती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बन जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो कहां पाया जाएगा? प्रशांत महासागर में। कहां पाई जाएगी? तो प्रशांत महासागर में। ठीक। प्रशांत महासागर की जब हम बात करते हैं तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्लस रिंग ऑफ फायर। प्लस क्या? इस प्रशांत महासागर में एक चीज पाई जाती है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो रिंग ऑफ फायर। अग्नि मेखला जो पाई जाती है वो कहां पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। जो प्रशांत महासागर से सटे हुए महाद्वीप हैं उनके तटों पर रिंग ऑफ फायर पाई जाती है, जहां पर क्या ज्यादा आते हैं? ज्वालामुखी और भूकंप ज्यादा आते हैं। ठीक। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। जब हम बात करते हैं 1 नवंबर 2000 से पहले की, तो 1 नवंबर 2000 से पहले जो सबसे बड़ा राज्य था वो कौन सा था? तो आपका मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश था। लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद जो सबसे बड़ा राज्य हुआ वो कौन सा हो गया? तो आपका राजस्थान हो गया। कौन सा? तो राजस्थान है, जो पूरे भारत का
लगभग 10.41% हिस्से को कवर करता है। ठीक, क्योंकि 1 नवंबर 2000 में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना दिया गया मध्य प्रदेश से काटकर, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश क्या हुआ, पीछे आ गया और राजस्थान क्षेत्रफल में आगे निकल गया। ठीक, तो जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भारत के राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है, पहले नंबर पर है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है और चौथे पर कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। जब हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से कि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो पहले नंबर पर जब हम बात करते हैं तो वो कौन सा आता है, आपका उत्तर प्रदेश आता है। तो पहले नंबर पर जो है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। दूसरे पर कौन सा है, तो आपका महाराष्ट्र है। तीसरे पर बिहार आता है। ठीक, लेकिन जब जनसंख्या में सबसे कम की जब हम बात करते हैं, जब हम सबसे कम जनसंख्या की बात करते हैं तो कौन सा आता है, तो आपका सिक्किम आता है। और सिक्किम जो राज्य है वो कब बना, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे क्या बना दिया गया, पूर्ण राज्य बना दिया गया था। लेकिन जब हम क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की बात करते हैं तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। और गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर आपकी नागरिक संहिता लागू है, समान नागरिक संहिता लागू है, समान नागरिक संहिता। ठीक, यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां पर लागू है वो एकमात्र राज्य कौन सा है, गोवा। क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा राज्य है। जब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहां पर स्थित है, तो अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, ठीक, लक्षद्वीप या फिर मिनिकॉय द्वीप। तो जो सबसे पहला है वो कौन सा है, अंडमान द्वीप समूह। 3 द्वीप है अंडमान में भी, 4 द्वीप हैं, इसके नीचे क्या है, निकोबार है। तो पहला जो है वो कौन सा है, उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान। बीच वाला जो है वो मध्य अंडमान है और जो ये है ये कौन सा है, तो दक्षिणी अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान। अब ये जो उत्तरी अंडमान है इसके ऊपर में एक चैनल है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोको चैनल बोलते हैं। और इसके ऊपर यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोको द्वीप बोलते हैं, कोको द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इस उत्तरी अंडमान के बीच में जो मध्य अंडमान है और जो साउथ दक्षिणी अंडमान है, इन्हीं के पूर्व की साइड में क्या पड़ता है, बैरन द्वीप पड़ता है। और ये जो बैरन द्वीप है ये क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, इस मध्य अंडमान के पूर्व की जब हम बात करते हैं तो यहां पर एक और ज्वालामुखी है जिसे हम क्या बोलते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी। और जो सुसुप्त ज्वालामुखी है वो कौन सा है, नारकोंडम है, नारकोंडम है। अब ये जो नारकोंडम ज्वालामुखी है ये क्या है, सुसुप्त है। ठीक, मृत नहीं है, सुसुप्त है, कभी भी जाग सकता है। ठीक है, तो ये जो लिटिल अंडमान है जस्ट इसके क्या है, निकोबार है। तो अंडमान को निकोबार से जो अलग करता है वो कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, ये जो लक्षद्वीप है, जब हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारत्ती है। और ये जो लक्षद्वीप है इसी को हम दूसरे नाम से और जानते हैं, किसके नाम से, तो इन्हें हम जानते हैं एंड्रोथ द्वीप के नाम से, एंड्रोथ द्वीप के नाम से जानते हैं। इस लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को जो अलग करता है वो कौन सा चैनल अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है। और मिनिकॉय प्लस मालदीव को, मिनिकॉय प्लस मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ये भी ध्यान रखना है। और ये जो सबसे नीचे वाला निकोबार है इसे हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार पर दुनिया का, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है,
दक्षिणतम बिंदु, और उस दक्षिणतम बिंदु को हम क्या इस नाम से जानते हैं, तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान है। लाल सागर है क्या, अरब सागर है, तैथियस सागर है, या मृत सागर है। जबकि जब हम मृत इसके लाल सागर की बात करते हैं तो रेड सी मैंने पढ़ाया है, कहाँ है, अरब द्वीप के दक्षिण में स्थित है, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित क्या है, रेड सी है। ठीक है, और रेड सी और भूमध्य सागर जो है ये किसके थ्रू मिलते हैं, तो सुएज नहर के थ्रू मिलते हैं, सुएज कैनाल के थ्रू मिलते हैं। जब हम बात करते हैं अरब सागर की, तो ये जो अरब सागर है तो ये भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके कहां पर स्थित है, तो आपके पश्चिम में स्थित है। कहां पर स्थित है, पश्चिम में स्थित है। और ये जो अरब सागर है ये हिस्सा किसका है, तो हिंद महासागर का है, हिंद महासागर का। लेकिन जब हम लाल सागर की बात करते हैं तो ये जो लाल सागर है ये भी किसका हिस्सा है, ये अरब सागर का हिस्सा है, अरब सागर। ठीक है, चलो ये तो बात हुई। लेकिन बात जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो क्या है कि जहां पर हिमालय है आज, जहां पर आज हिमालय है वहां पर कभी पहले कोई क्या हुआ करता था, एक समुद्र हुआ करता था, और उस समुद्र का नाम क्या है, वो ये कहना चाह रहा है। तो जब हम बात करते हैं कि जब हम सबसे पहले यदि हम बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति की, तो पृथ्वी पर एक बीचों बीच क्या था, एक स्थल खंड था जिसका नाम क्या था, पैंजिया था, पैंजिया। और इसके चारों तरफ एक समुद्र था जिसका नाम क्या था, पैंथालासा था। ठीक, और ये जो बीच का जो हिस्सा है, जो स्थल खंड है, इतना प्यारा था कि इसमें दो चीजों में लड़ाई हो गई, दो चीजों में लड़ाई हुई। दो चीजों में किस किस में लड़ाई हुई, तो बलों में लड़ाई हुई आपस में। एक ने कहां खींचा, उत्तरी ध्रुव की तरफ, और एक ने कहां खींचा, पश्चिमी ध्रुव की तरफ। ठीक, और जब यहां पर दिक्कत हुई तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो हिस्सा है इस पैंजिया में हल्की सी क्या आ गई, बीच में दरार आ गई, और ये दरार धीरे 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 फैलती रही। जब दरार धीरे धीरे फैलती रही तो इसका बाद क्या हुआ कि इसकी एक और आकृति अगर हम बनाएं तो ये लगभग कुछ ऐसी बनी। और कुछ समय बाद, पहली ये है, दूसरी ये है, कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये जो हिस्से थे ये दोनों अलग हो गए, और इसके बीच में जो यहां पर समुद्र भरा, ये जो बीच में समुद्र जो पानी भरा, इसी को हमने क्या बोला, टैथियस सागर बोला। इसी को हमने क्या बोला, तो टैथियस सागर बोला। अब ये जो टैथियस सागर है, लेकिन अब जो स्थल खंड अलग हुए हैं, ऊपर वाले का नाम क्या आया, तो अंगारा लैंड आया, और नीचे का नाम क्या आया, गोंडवाना लैंड आया। बीच में जो पानी था उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, टैथियस सागर। अब ये जो टैथियस सागर है, जब हम आज के समय में देखते हैं जहां पर हिमालय है, तो वहां पर दो प्लेटें हैं। जो एक तो प्लेट वो है जिस पर प्रायद्वीपीय भारत है, मतलब कि अगर हम आज तो इससे थोड़े समय पहले की बात लेकर चले तो ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। और प्रायद्वीपीय भारत उत्तर पूर्व की तरफ खिसक रहा था, जो यूरेशियन प्लेट थी वो भी की तरफ खिसक रही थी, तो दक्षिण पूर्व की तरफ खिसक रही थी। और यहां पर जो बीच में समुद्र था, यहां पर उस समुद्र का नाम क्या था, तो टैथियस सागर था। ठीक, बाद में जाकर आपस में टकराए, टकराने से क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा सागर है, टैथियस सागर है। ठीक भैया, जय हिंद, जय भारत।